देश में इस वक्त दो ही सवाल चर्चा में बने हुए हैं। एक तो ये कि बॉस ये विपक्ष कर क्या रहा है, और दूसरा ये कि मोदी कहां है भाई। और आज पाठशाला में आपको इन दोनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि कैसे विपक्ष मोदी विरोध के नाम पर निचले स्तर पर जाने का पिछला सारा रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है, और मोदी कहां है और क्या कर रहे हैं। आज आपको विस्तार से बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कांग्रेस पार्टी ने आज संसद में कौन सा खतरनाक काम कर दिया और मोदी कल कौन सा धमाका करने वाले। लेकिन मोदी के धमाके की खबर से पहले आपको जरा विपक्ष का हाल दिखा देता हूं। देखिए विपक्ष के चार यार, हंगामा, प्रदर्शन, झूठ और भ्रम की भरमार, यही इनका हाल दिख रहा है। और आज भी कुछ बहुत अलग नहीं हुआ है, लेकिन आज बात देश के लिए जो घातक हो सकती है उस लेवल पर कांग्रेस पार्टी चली गई बॉस। कांग्रेस की उस खतरनाक पॉलिटिक्स को एक्सपोज करूं उससे पहले देखिए कि कैसे इंडी गठबंधन का आज भी 2 दिन पुराना राग चलता रहा। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, आधे मेरे पीछे आओ वाले हिसाब पर चलते हुए आधे ये भ्रम फैलाने में आज भी लगे रहे कि बिहार और आंध्र के अलावा किसी को कुछ नहीं मिला, और आधे ये भ्रम फैलाते रहे कि बिहार को तो कुछ मिला ही नहीं। जबकि हमने कल ही आपको विस्तार से पाठशाला में एक एक राज्य को मिले पैसे का पूरा हिसाब बता दिया था। लेकिन विपक्ष को बजट के विरोध के लिए कुछ खास पॉइंट मिल नहीं रहा, तो वही भ्रम फैलाओ, वोट कमाओ वाली पॉलिटिक्स पर फोकस किए हुए भाई लोग। सबसे पहले देखिए कि पटना पहुंचे लालू यादव ने आज कह दिया कि बिहार को तो कुछ मिलवे नहीं किया है। मतलब उनके साथी कह रहे हैं यहां दिल्ली में कि बिहार को सब दे दिया, लालू यादव कह रहे हैं कि बिहार को कुछ मिलवे नहीं किया। सुनिए लालू यादव। बिल्कुल निराशाजनक रहा, और ये झुंझुना बजाने के लिए दे दिया, नीतीश कुमार फेल हो गए, सरेंडर कर गए। लालू यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है, बिहार को कुछ नहीं मिला है, ये झुंझुना बजट है वगैरह वगैरह। बिहार को सब मिला और बिहार को कुछ नहीं मिला। इंडी गठबंधन इस खिचड़ी पॉलिटिक्स को लगातार पकाए जा रहा है, लेकिन उसकी इस पॉलिटिक्स का मजाक तक बनने लग गया। आज लोकसभा में फिर बिहार की बात उठी तो ठहाके लग गए। दरअसल पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया एयरपोर्ट को लेकर सरकार से सवाल पूछा। इस पर लोकसभा स्पीकर ने कह दिया कि पप्पू जी बैठ जाइए, वरना ये लोग कहेंगे कि बिहार को बहुत ज्यादा दे रहे हैं। सुनिए एक बार। क्या इस साल में पूर्णिया एयरपोर्ट का आप शिलान्यास करके 2 साल के अंदर क्या वहां विमान चालू करने का कोई आपका निर्णय है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। पप्पू जी बैठ जाइए, नहीं तो लोग कहेंगे बिहार को बहुत ज्यादा दे रहे हैं। क्या ही मजाक बनाकर छोड़ दिया है बॉस इंडिया अलायंस। ज्यादा दे दिया, कुछ नहीं दे दिया, ज्यादा दे दिया, कुछ नहीं दिया। अब इसी का एक और हिसाब देखिए। बजट पर राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने भी अपना पक्ष रखा। बिहार को सब दे दिया वाली आधे उधर जाओ वाले में ये भी है। तो राघव चड्ढा ने टैक्स की बात की और कहा कि मोदी सरकार जनता पर इंग्लैंड की तरह टैक्स लगाती है और सुविधाएं सोमालिया की तरह देती है। सुनिए एक बार, फिर बताता हूं कि दिल्ली को पेरिस लंदन बनाने की बातें करने वाले केजरीवाल जी कैसे दिल्ली वालों को मंगल ग्रह वाली सुविधाएं दे रहे हैं। सरकार जो हमसे इतना टैक्स लेती है उसके बदले में सरकार हमें देती क्या है? कौन सी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं, वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सरकार बदले में देशवासियों को देती है? मैं ये भी पूछना चाहता हूं। इसीलिए आज मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है दैट सर वी इन इंडिया टुडे पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट सर्विसेज लाइक सोमालिया। राघव चड्ढा भी विदेश होकर आए, लेकिन उनको यह पता है कि सोमालिया में कौन सी सुविधाएं मिल रही। सोमालिया तो गए नहीं थे। कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि जिस आंख का इलाज कराने गए थे वो तो यहीं 2 मिनट में हो जाता है। एक बार ट्राई तो करते सर, तब तो पता चलता यहां एम्स कितनी काबिल संस्था है, यहां कैसे कैसे डॉक्टर बड़े भरे बैठे हैं, भरे हुए हैं। राघव चड्ढा की पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है और उनकी सरकार कैसे जनता को इंग्लैंड जैसी सुविधाएं दे रही है उसकी एक तस्वीर दिखाता है। यह दिल्ली में यमुना नदी का हाल है। हर साल की तरह इस साल भी यमुना की सतह पर जहरीली झाग दिख रही है, और साल 2021 में अरविंद केजरीवाल ने इसी यमुना नदी को लेकर वादा किया था कि वो फरवरी 2025 तक यमुना को साफ कर देंगे। खैर वादा तो वो कब से कर रहे हैं, लेकिन 2021 वाला आपको याद दिला रहा हूं। तो ये झागदार यमुना, ये होता है स्टैंडर्ड। मोदी जी कहां दे पा रहे हैं ये सब? ये तो आम आदमी पार्टी की बात हुई, लेकिन कांग्रेस तो अलग ही लेवल की खतरनाक पॉलिटिक्स करने लग गई। उस पर आऊं उससे पहले जल्दी से यह समझ लीजिए कि इंडी अलायंस ये सब मिला कुछ नहीं मिला, सब मिला कुछ नहीं मिला वाली खिचड़ी पॉलिटिक्स कर क्यों रहा है।
दरअसल इनको माहौल यह बनाना है कि नरेंद्र मोदी कमजोर पड़ गए, मोदी अब पहले वाले मोदी नहीं रहे और यह सरकार एक कमजोर सरकार है जो कि किसी भी दिन गिर जाएगी। इस बार तो बजट के जरिए बच गई, लेकिन ज्यादा दिन यह सरकार चलेगी नहीं। यह कमजोर सरकार है, मोदी कमजोर प्रधानमंत्री। इनको यह नैरेटिव सेट करना है। इस चक्कर में कह रहे हैं कि यह तो सरकार बचाने वाला बजट है, फिर उधर जाके अपने राज्य में कैसे बोलेंगे कि सरकार बचाने के नाम पे सब दे दिए, तो वहां जाके कहते हैं कि कुछ नहीं दिए। लेकिन नरेंद्र मोदी को कमजोर बताने वाले लोग, कमजोर सरकार कैसी होती है, कमजोर प्रधानमंत्री कैसे काम करते हैं, यह कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अगर भूल गए हैं तो आज हम उनको पाठशाला में याद दिलाते हैं। साल 2009 में जब मनमोहन सिंह फिर से प्रधानमंत्री बने तो उन्हें सिंह इज किंग जैसे टैग दिए गए। हालांकि उनका यह जलवा कुछ दिन में ही फीका पड़ गया, क्योंकि कुर्सी बचाने के लिए उन्हें गठबंधन के साथियों के आगे सरेंडर करना पड़ा। ऐसे कई मौके आए जब मनमोहन सिंह को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स को होल्ड पर डालना पड़ा, बड़े फैसलों को रोल बैक तक करना पड़ा। जैसे मनमोहन सिंह डीएमके नेता टीआर बालू और ए राजा को फिर से अपनी कैबिनेट में शामिल ही नहीं करना चाहते थे, लेकिन गठबंधन के साथी डीएमके के प्रेशर में वो कुछ नहीं कर पाए। इस तरह मनमोहन सिंह ने अपनी कुर्सी बचाई। इसको कहते हैं कमजोर सरकार बॉस। इसी तरह तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये चाहते थे कि टेलीकॉम, इंश्योरेंस और सिविल एविएशन में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई को मंजूरी दी जाए, लेकिन लेफ्ट पार्टियों ने इसका विरोध कर दिया और वो कुछ नहीं कर पाए। मनमोहन सिंह रिटेल सेक्टर में भी एफडीआई लाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि इस तरह के फैसलों से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जॉब जनरेट होगी। सरकार के सहयोगी ने इस फैसले का भी विरोध कर दिया। ऐसा दिखता है कमजोर प्रधानमंत्री। एफडीआई से जुड़े दोनों फैसलों पर मनमोहन सिंह को बैकफुट पर आना पड़ा था। ये होते हैं कमजोर सरकार के लक्षण बॉस। लेकिन मोदी ना तो स्पीकर के मामले पे झुके, ना कैबिनेट में किसको जगह देंगे नहीं देंगे इस मामले पे झुके, और ना बजट बनाने के मामले पे। लेकिन कांग्रेस बाहर से कुछ भी बोले, उसे भी अंदर अंदर पता है कि मोदी सरकार कमजोर पड़ नहीं रही और राहुल गांधी के पीएम बनने का स्कोप दिख नहीं रहा है। इसलिए झूठ और भ्रम की पॉलिटिक्स से भी आगे चली गई आज कांग्रेस, उस लेवल पर जो देश के लिए बहुत खतरनाक है। आज लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी, जो पंजाब के मुख्यमंत्री तक रह चुके हैं, उन्होंने खालिस्तानी अमृतपाल का खुल के समर्थन कर दिया बॉस। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम रह चुके हैं, पंजाब के हालात के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए अमृतपाल की गिरफ्तारी और एनएसए लगाने का विरोध करने लगे। चन्नी ने कह दिया कि अमृतपाल को एनएसए लगाकर जेल में बंद रखना इमरजेंसी से कम नहीं है। एक खालिस्तानी का समर्थन संसद में खड़े होकर कांग्रेस सांसद कर रहे हैं। सुनिए चन्नी को, फिर बताऊंगा कि क्या चन्नी के बयान को इंडी गठबंधन ने मौन समर्थन दे दिया है। 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएसए लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। खालिस्तानी विचारधारा वाले अमृतपाल की गिरफ्तारी और जेल में रहने से चन्नी को तकलीफ हो रही है। चन्नी कह रहे हैं कि अमृतपाल के फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन हो रहा है। चन्नी अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों की आवाज संसद में नहीं रख पा रहा है। अमृतपाल को भारत के कानून के तहत जेल भेजा गया है। उस पर जो एक्शन हो रहा है वो कानून और संविधान के दायरे में हो रहा है, लेकिन इंडी गठबंधन के नेता संविधान बचाने की बात करते हैं और अब चन्नी के बयान पर खामोश हैं। संविधान और देश के कानून की फिक्र किसी को नहीं है। अब जब अमृतपाल के समर्थन में चन्नी बोल रहे थे, उस समय राहुल गांधी सदन में मौजूद थे। आप देखिए कि अमृतपाल का समर्थन करने वाले बयान पर राहुल गांधी खामोश, मल्लिकार्जुन खड़गे खामोश, प्रियंका वाड्रा ने चुप्पी साध ली, केजरीवाल ने कुछ नहीं कहा, ममता बनर्जी भी खामोश हैं, अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा। संविधान बचाने की बात करने वाले ये सारे लोग खालिस्तानी अमृतपाल का समर्थन करने वाले अपने नेता के बयान पर चुप क्यों हैं? इस चुप्पी को क्या इंडी गठबंधन की सहमति माना जाए? सवाल उठ रहा है कि क्या इंडी गठबंधन भी खालिस्तानी अमृतपाल के साथ खड़ा है? और जब कांग्रेस पर सवाल खड़े होने शुरू हुए, तब जाकर कांग्रेस ने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा है वो भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर। कांग्रेस ने पूर्व सीएम चन्नी के अमृतपाल वाले बयान पर करीब 7 घंटे बाद जाकर चुप्पी तोड़ी। जयराम रमेश ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह चन्नी का निजी बयान है और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन कांग्रेस इसे निजी बयान बताकर अपनी जिम्मेदारी से बच क्यों रही है? क्यों वो चरणजीत चन्नी पर एक्शन नहीं लेती? निजी बयान है तो उन पर एक्शन लो, कहो कि ये पार्टी का एक्शन है, पार्टी की ये सोच नहीं है, हम चरणजीत सिंह चन्नी पर एक्शन लेंगे। बस बहुत अच्छा हिसाब है कि ये तो इनका अपना पर्सनल मामला है, पर्सनल मामला है तो वहीं पे क्यों नहीं टोके उनको? कांग्रेस के सांसदों ने क्यों नहीं कहा? 7 घंटे लग गए समझ में आने में कि चन्नी ने क्या कह दिया है। कांग्रेस का यही गजब हिसाब है। ऐसे ही कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के केस में किया था। पहले उनके विवादित बयान से किनारा कर लिया, फिर अपनी सुविधा अनुसार पार्टी से निकाल दिया और जैसे ही चुनाव खत्म हुए उन्हें फिर से पार्टी में शामिल कर लिया और पुराना पद भी दे दिया। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री रह चुके हैं बॉस, कानून के बारे में जानकारी भी चन्नी को होगी। उसके बाद भी अमृतपाल की हिमायत कर रहे हैं। आप देखिए कि अमृतपाल पर कितने गंभीर आरोप लगे हुए हैं। अमृतपाल पर कुल 12 आपराधिक केस दर्ज है। आतंकी संगठनों के साथ लिंक का आरोप है, पाकिस्तानी आईएसआई से संबंध का आरोप है, अमृतपाल के ऊपर एनएसए लगा हुआ है, देश के खिलाफ साजिश करने का आरोप है, समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने का आरोप है, हत्या की कोशिश का भी आरोप है, खतरनाक हथियारों के साथ दंगे का आरोप है, किडनैपिंग और जबरन वसूली जैसे आरोप लगे हुए हैं। ऐसे आदमी के सपोर्ट में कांग्रेस और उसके सांसद खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं और कह दिया जा रहा है कि यह चन्नी का निजी बयान है। 7 घंटे बाद उनको समझ में आ रहा है। कहा जा रहा है कि भाई इस अमृतपाल को भी 20 लाख लोगों ने वोट किया है, तो 20 लाख लोग वोट कर देंगे तो अमृतपाल जो है वो महान हो जाएगा क्या? और जिनको नरेंद्र मोदी को आप कहते हो कि वो तानाशाह हैं, उनको जो करोड़ों लोगों ने वोट किया वो नहीं दिखता है। लोकसभा में आज चन्नी ने सिर्फ अमृतपाल का ही समर्थन नहीं किया, बल्कि चन्नी पर किसानों के मुद्दे पर गलत बयानी का भी आरोप लगा। चरणजीत सिंह चन्नी बजट पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन पहले अमृतपाल और फिर किसानों का मुद्दा ले आए। चन्नी ने कहा कि किसानों को कांग्रेस और इंडी गठबंधन से उम्मीदें हैं और इंडी गठबंधन किसानों की मांगों का पूरी तरह से समर्थन करती है। चन्नी ने किसान आंदोलन की बात करते हुए कहा कि उस दौरान 4 किसानों को एनएसए लगाकर अंदर कर दिया गया। सुनिए चन्नी को, फिर बताऊंगा कि कैसे चन्नी के इस बयान पर जोरदार हंगामा हो गया। कल किसान ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठी होकर उनके पास आई और उन्होंने और इंडिया अलायंस ने की तरफ से अपना पूरा उनकी जो डिमांड्स है उसका भरोसा दिया है और इंडिया अलायंस कांग्रेस पार्टी आज किसानों की जो डिमांड्स हैं उनके साथ है, उनके पूरा उनके साथ खड़ा। मैं बताता हूँ, 4 एनएसए लगाकर 4 किसानों को इसलिए अंदर कर दे दिया गया कि वो धरने पे बैठे थे। क्या ये खालिस्तानी कहने वाली बात नहीं है? चरणजीत सिंह चन्नी ने किसानों को लेकर जो बात कही उस पर संसद में हंगामा मच गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने चन्नी के बयान का विरोध किया। कहा कि चन्नी संसद में गलत बयानी कर रहे हैं, संसद को गुमराह कर रहे हैं, किसानों को बरगला रहे हैं। किरण रिजिजू और पीयूष गोयल ने कहा कि चन्नी अपनी बात को साबित करें, नहीं तो उन पर प्रिविलेज के तहत एक्शन लिया जाए। सुनिए एक बार कि संसद में क्या हुआ, फिर कांग्रेस के किसान प्रेम की सच्चाई भी आपको दिखा देता हूं आज। मैं आपसे स्पीकर साहब वो बात को ऑथेंटिकेट करे, तो गलत एनएसए लगाए ये बोला है, स्पीकर साहब ऑथेंटिकेट करे, नहीं तो इनके ऊपर प्रिविलेज की कार्रवाई की जाए। इतना बड़ा झूठ बोलना, वो तो पहले मुख्यमंत्री भी थे, क्यों गलत बात रखा है? प्रिविलेज में इसका रेफर होना चाहिए। इन्होंने गलत बात इस सदन में रखा है और गुमराह करने का कोशिश किया है, ये गलत बात है। इसको बीजेपी और पूरे सदन की ओर से मांग करता हूं कि प्रिविलेज में मैटर रेफर होना चाहिए। ऐसा सदन को गुमराह हवा में बात करके आप सदन को गलत डायरेक्शन में नहीं ले जा सकते। मोदी सरकार के दौरान एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद होने के बावजूद राहुल गांधी और उनकी पार्टी किसानों का मुद्दा उठाते हैं। खुद 60 साल राज करके भी एमएसपी पर लीगल गारंटी न देने वाले लोग अब एमएसपी पर लीगल गारंटी की बात करते हैं। राहुल गांधी से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि चन्नी के बयान पर राहुल गांधी चुप क्यों हैं, वो कुछ क्यों नहीं बोलते। खुद के राज्यों में ये काम न करने वाले लोग, जो लोग एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे हैं, कानूनी गारंटी, वो एमएसपी पर भ्रम फैलाते हैं। लेकिन खुद किसानों के साथ क्या करते हैं ये भी देखिए। कांग्रेस के किसान प्रेम की सच्चाई कर्नाटक के राजस्व विभाग की रिपोर्ट ने दुनिया के सामने रख दी। कर्नाटक में 15 महीने में 1182 किसानों ने आत्महत्या की। कर्ज, सूखे और फसल के नुकसान की वजह से किसानों ने आत्महत्या की।
बेलगावी, हावेरी और धारवाड़ में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। कर्नाटक के 27 जिलों में किसानों की आत्महत्या के मामले सामने आए। 21 जिलों में तो 30 या उससे ज्यादा किसान आत्महत्या के मामले सामने आए। यह है कर्नाटक का हाल, जहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इस पर कोई हल्ला हंगामा नहीं होता। कांग्रेस तो खामोश है ही, इंडी गठबंधन की पार्टियां भी इस पर कुछ नहीं बोलती। कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या पर राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए, लेकिन कर्नाटक के मंत्री जो बोल रहे हैं वो तो और हैरान करता है। जैसे सितंबर 2023 में कर्नाटक सरकार में मंत्री शिवानंद पाटिल ने कह दिया था कि सरकार ने मृतकों के परिवार को मिलने वाला मुआवजा 5 लाख बढ़ाया तो किसान आत्महत्या की संख्या बढ़ गई। सितंबर 2023 में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कह दिया था कि जो अपने स्वयं के कारणों से आत्महत्या करते हैं उन्हें किसान नहीं कहा जा सकता। यह विचार और सोच है कांग्रेस की किसानों को लेकर। और अगर यही बात यूपी, मध्य प्रदेश या किसी भी बीजेपी शासित राज्य का कोई मंत्री, सीएम छोड़िए बॉस, बीजेपी का कोई चुन्नू सा नेता भी कह देगा ना, तो इंडिया अलायंस आसमान सिर पर उठा देगा। लेकिन मामला कांग्रेस और कर्नाटक से जुड़ा है तो सब शांत है, कोई हल्ला या हंगामा नहीं। कर्नाटक में किसान आत्महत्या करे तो बाकी इंडी वाले मत बोलो। बंगाल में संदेश खाली हो जाए तो इधर कोई मत बोलो। यूपी में कुछ हो जाए तो सब छाती पीट लो। बॉस, मैं आपको पहले कह चुका हूं, इस देश के लोगों और आम आदमी की समस्याओं से इनका तभी वास्ता है जब उसमें कोई पॉलिटिकल फायदा है। संसद में आज चरणजीत सिंह चन्नी, बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से भी उलझ पड़े। चन्नी ने रवनीत सिंह बिट्टू पर पर्सनल अटैक करते हुए कह दिया कि आपके पिताजी शहीद हुए थे, लेकिन वो उस दिन मरे जब बिट्टू ने कांग्रेस छोड़ी। चन्नी का बयान सुनिए, फिर बताऊंगा कैसे रवनीत सिंह बिट्टू ने ऐसा जवाब दिया कि चन्नी की बोलती बंद कर दी। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य जी, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर रवनीत सिंह बिट्टू ने जो जवाब दिया उससे चन्नी की बोलती ही बंद हो गई। रवनीत सिंह बिट्टू लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। बिट्टू ने कहा कि उनके दादा सरदार बेअंत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी थी, कांग्रेस के लिए नहीं। चन्नी पर आरोप लगाते हुए बिट्टू ने कहा कि चन्नी पंजाब के सबसे अमीर और सबसे करप्ट नेता। चन्नी पर पहले से कई आरोप लगे हुए। सुनिए रवनीत सिंह बिट्टू का जवाब। उन्होंने मेरा नाम लिया, मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहाँ के हैं ये पहले बताएं भाई। सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे